कश्मीरी पंडितों के असली गुनहगार कौन है? द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिन रात तर्क से तर्क टकरा रहे हैं। लड़ते भिड़ते तक कब कुतर्क हो जा रहे हैं ये तर्काधारियों को भी नहीं पता। एक धड़ा है जो फिल्म के बहाने मुस्लिमों को निशाने पर लेने में लगा है, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की बात कर रहा है, तो दूसरा धड़ा सवाल पूछ रहा है कि जब कश्मीर पंडितों को निकाला गया तो केंद्र में किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार, जिसे 80 सांसदों वाली बीजेपी का समर्थन मिला हुआ था और नाम लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। बीजेपी नेता और तब के राज्यपाल जगमोहन का भी कुल मिलाकर ढेर सारा कंफ्यूजन है। आज हम फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि विस्थापन के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, वो कौन से किरदार थे जिन्होंने आंखें मूंदी, और पुनर्वास के दावों का क्या हुआ। लेकिन कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को एक और टाइम बम की तरह समझा जा सकता है जो अचानक नहीं फूटा था। उसके काउंटडाउन बहुत पहले से शुरू हो गया था। बस इस बात पर मानांतर है कि काउंटडाउन शुरू कब हुआ, स्वतंत्रता के वक्त या फिर कश्मीर पर डोगरा शासन के वक्त या फिर सदियों पहले जब कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की शुरुआत हुई। हमारा काउंटडाउन शुरू होगा सन 1987 में, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे और इससे उपजी असंतोष की घाटी में उग्रवाद पनपने की बड़ी वजह माना जाता है। अब आते हैं सन 1987 के चुनाव पर। उस वक्त सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला और राज्यपाल थे जगमोहन। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। यह एक ओपन सीक्रेट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन यह चुनाव इसलिए जीता क्योंकि केंद्र से लेकर सूबे तक के तंत्र ने धांधली होने दी। घाटी में पाकिस्तान की आवाज बनने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सारे दल जैसे जमात इस्लामी, पीपल कॉन्फ्रेंस और इतिहाद उल मुसलमानी ने इस चुनाव में हिस्सा लिया था। सैयद सलाउद्दीन ने भी इस चुनाव में श्रीनगर की अमीरा का दल से चुनाव लड़ा था। नतीजों में उसे हारा बताया गया। यही सैयद सलाउद्दीन 1981 में हिब्जुल मुजाहिदीन नाम में आतंकवादी संगठन का सरगना बना। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाने लगे, लेकिन घाटी में माहौल बिगड़ता गया। बड़े पैमाने पर कश्मीर के युवा पाकिस्तान जाते और आतंकवादी बनकर लौटते। सितंबर 1989 से कश्मीर पंडितों की टारगेट किलिंग शुरू हो गई। भाजपा नेता टिक्का लाल टपल्लू, रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, पत्रकार प्रेमनाथ भट्ट, लिस्ट लंबी होने लगी। दिसंबर 1979 आते आते पंडितों की हिट लिस्ट की चर्चा होने लगी। अगर आपका नाम हिट लिस्ट में है, पंडित दो बार मरने लगे। पहली बार हिट लिस्ट में नाम पढ़कर और दूसरी बार जब हिट लिस्ट पर उनका अमल किया जाता। दिसंबर 1979 में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल सरकार चला रहे थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया हुआ था। जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कोटिकलपुदी वैकेंट कृष्णा राव। एक गुमनाम ऐलान के बाद जो कथित रूप से हिजबुल मुजाहिदीन ने घाटी के अखबारों में छपवाया, इसमें घाटी से पंडितों को जाने को कहा गया। कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकालकर जुलूसों में आगे चलाया गया और कश्मीर की कथित आज़ादी के नारे लगवाए गए। माहौल बिगड़ते देख वीपी सिंह ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का चार्ज एक बार फिर जगमोहन को दे दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 19 जनवरी की रात मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ऐलान होने लगे, रिलेव, सालिब या गिलवे, मतलब या तो इस्लाम को कबूल करो या फिर इस जमीन को छोड़ दो या फिर मरो। 20 जनवरी की सुबह से कश्मीर पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया। 21 जनवरी को सीआरपीएफ की टुकड़ी की फायरिंग में 160 कश्मीरी मुसलमानों की जान चली गई, जिसे गोकल दल नरसंहार से नाम से बुलाया जाता है। इस सारी घटनाओं ने कश्मीर हिंदुओं और कश्मीरी मुसलमानों के बीच दरार को चौड़ा कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस आग में घी डाला जा रहा था। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री फरवरी 1990 में कब्जे वाली कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंची। वहां खड़े होकर उन्होंने नियंत्रण रेखा के इस पार कश्मीरियों को संबोधित किया। इसके बाद घाटी में पागलपन चरम पर पहुंच गया। विस्थापन का भोग चुके लेखक राहुल पंडित के मुताबिक 7 मार्च को राज्यपाल जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों से घाटी में रुक जाने की अपील की। बावजूद इसके यह तथ्य है कि मार्च और अप्रैल 1990 में ही सबसे बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी, क्योंकि हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर हत्या में जान एक शख्स की जाती थी, लेकिन उस शख्स को जानने वाले 10 लोगों की हिम्मत तोड़ देती थी।
लोग घर से निकलते तो उन्हें अपना सामान नहीं ले जाने दिया जाता। औरतों ने औने पौने दामों में गहने बेच दिए, लेकिन घर नहीं बिक पाए। कश्मीर की बर्फ के आदि कश्मीरी पंडितों ने मैदान में गर्मी पहली बार भोगी। इंडिया टुडे मैगजीन के लिए हरिंदर बेवजा साल 1992 में जम्मू कश्मीर गए। वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि स्थापन के पहले 2.5 साल में 430 पंडित लू लगने से मारे गए। नदी के किनारे तंबू थे, 24 लोगों की जान डूबने से गए, 12 लोगों की जान सांप और बिच्छुओं ने ले ली। मानसिक तनाव ने मरीज बढ़ने लगे और लोग खुदकुशी के बारे में सोचने लगे। इस जम्मू को हिंदुओं के लिए सुरक्षित माना जाता था, वह रिफ्यूजी के आते ही जमीन के भाव और मकानों का किराया तेजी से बढ़ने लगा। सरकारी इंतजाम बेहद बेकार, तैयारी नाकाफी, हाथ में कुछ नहीं था। नहीं तो नौबत यहाँ तक आ गई कि महिलाओं को अपने गहने बेचकर गुजर बसर करना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला सरकार के बर्खास्त होने के बाद 6.5 साल जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा। जगमोहन मल्होत्रा के बाद गिरीश चंद्र सक्सेना गवर्नर बने। उनके बाद एक बार फिर से जनरल के.वी. कृष्ण राव, इन्हीं के जमाने में 1986 में एक बार फिर चुनाव करवाया गया। फारूक अब्दुल्ला फिर 6 साल के लिए सीएम बने। यहाँ तक आते आते दिल्ली ने 2 प्रधानमंत्री और देख ली, चंद्रशेखर और पी.वी. नरसिम्हा राव। फारूक अब्दुल्ला अक्टूबर 2022 तक जम्मू कश्मीर के सरकार चलाते रहे। इस दौरान एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। कश्मीर के संदर्भ में वाजपेयी का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने कश्मीर नीति ने नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ तारीफ पाई थी। वाजपेयी ने इंसानियत और कश्मीरियत की बात की थी। आतंकवादी से बुरी तरह से प्रभावित कश्मीर ने इस बयान को बड़ी उम्मीद से सुना गया। बावजूद इसके विस्थापित पंडितों की हालत में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। 2022 से 2008 तक मुफ्ती मोहम्मद सैयद और गुलाम अली आज़ाद 3-3 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। स्थिति जस की तस रही। ये बात तब की है जब दिल्ली में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते। घाटी की पार्टियां कभी भी कांग्रेस, कभी भाजपा के साथ मिलकर हुकूमत करती रही। जिस पीडीपी के कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को समर्थन दिया था, वही पीडीपी 2015 में भाजपा के साथ चली गई ताकि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता से बाहर रख सके। यह देश में मोदी युग की शुरुआत का समय था। भाजपा ने जून 2018 में महबूबा मुफ्ती का साथ छोड़ दिया और 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की लगा दिया। राज्य को 2 हिस्सों में तोड़कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब तक दिल्ली में सरकार चल रही है। हालिया लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। यहाँ तक आते आते हमने आपको जितने नाम गिनवाए उन सब ने यही कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय करेंगे। यह सब मिलकर कितना कर पाए, आप इस पर आते हैं। कश्मीर के लिए लगातार राहत पैकेज का ऐलान हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए 3000 नौकरियों का ऐलान किया। इस योजना में तकरीबन 1500 पंडितों को नौकरी मिली। इसी तरह का ऐलान 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भी किया। मोदी सरकार के ऐलान में एक नई चीज़ थी, ट्रांजिट अकोमोडेशन, माने कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा बसाने के लिए टाउनशिप। कितने पंडित वाकई वापस जा पाए, इसका अनुमान आपको एक दूसरे आंकड़े से मिलेगा। मार्च 2021 में सरकार ने संसद को बताया 1990 से 2021 तक 3800 युवक कश्मीर वापस लौटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल करने पर नजर आता है कि लौटे हुए लोगों में बड़ी संख्या उनकी है जिन्हें राहत पैकेज के तहत घाटी में नौकरियां दी जा रही हैं। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद पहले 1.5 साल में तकरीबन 550 युवा इसी तरह वापस लौटे थे। 2021 में ही सरकार ने यह दावा भी किया था कि इन लोगों के लिए 1000 घर बनाए जा चुके हैं और 6000 और बनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी घाटी लौटने से पहले कश्मीरी पंडित 1000 बार सोचते हैं क्योंकि सुरक्षा का अभाव है। कई कश्मीरी पंडितों ने जम्मू या देश के दूसरे हिस्सों में अपने लिए पक्के घर भी बनवा लिए हैं। ये सब छोड़कर वो कश्मीर जाने के बारे में तभी सोच सकते हैं जब इस बात की गारंटी हो कि अब उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से दूर है उनके सामने कोई समस्या नहीं है। उनके दुख को हथियार बनाकर जिस तरह राजनीति हो रही है, उनसे ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि उन पर अब सिर्फ एक ही तरह की बात करने का दबाव बन गया है। कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया की चर्चाओं में ये साफ देखने को मिला। लेखक राहुल पंडिता ने ट्विटर पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए और हम बिना ब्लर किए दिखा भी नहीं सकते। भाषा के स्तर को आप समझ सकते हैं। इसे ट्वीट करते हुए राहुल पंडिता ने लिखा, कश्मीरी पंडितों से सहानुभूति रखने वाले लोगों को प्यार सुबह सुबह उमड़ आया है। इसके बाद वही लोग जो कश्मीरी पंडितों के नाम
कि कल में पढ़ रहे थे गालियां देने लग गए। इंस्टाग्राम से बढ़कर वैसे ही लोग ट्वीट पर भी आ गए। शिकारा फिल्म के लिए उन्होंने टारगेट किया जाने लगा। इसके अलावा इंडिया टुडे की संवाददाता पूजा शाली ने जब सरकार की पुनर्वास नीति पर सवाल किया तो उनके लिए इस तरह के पोस्टर बनाए जाने लगे। कश्मीरी पंडितों का गद्दार कहते हुए एक फोटो वायरल किए गए। इस तरह के कश्मीरी पंडितों से सहानुभूति दिखावा, और दूसरी तरफ अगर कश्मीरी पंडित सवाल पूछ लें तो उनको गाली। द कश्मीर फाइल्स में विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को किस तरह से दिखाया है? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।